अच्छा, ये चैप्टर के बाद ना ऑर्गेनाइजिंग खत्म करने के बाद रिवीजन शुरू करेंगे बीएसटी का। रिवीजन के बाद टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हमारा है ऑर्गेनाइजिंग। ओके। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है इसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। मान लो एक क्लास में, बातें नहीं, ध्यान पीछे। आपके 5 फ्रेंड्स हैं। एक का नाम है चिंटू, एक का नाम है मिंटू, एक का नाम है चिंटू, एक का नाम है बबलू, एक का नाम है डब्लू। डब्लू, ये पांचों के पांचों इतने नटखट है ना, इतने क्योटिक है ना, सारे लोग परेशान हैं, बहुत परेशान करते हैं। और मजे की बात है, पांचों के पांचों फ्रेंड एक क्लास में और साथ में बैठ किसी टीचर को पढ़ाने नहीं देते। सबसे सबको परेशान कर रखा है, सबकी नाक में दम कर रखा है इन्होंने, बहुत परेशान करते हैं सारे। तो एक दिन इनको सजा दी। इनको, इनके जो प्रिंसिपल है इन्होंने सजा दी। देखो तुम सबने ना परेशान कर रखा है, तुम्हारी सजा है, तुम्हारी पनिशमेंट है। तुम्हारी पनिशमेंट क्या है? अब सेशन नया नया शुरू हुआ था, इन्होंने लाइब्रेरी एक नई फॉर्म करी। अब उस लाइब्रेरी में जाकर इन्हें किताबें लगानी थी। ये पनिशमेंट है कि लाइब्रेरी में जाओ और लाइब्रेरी में बुक्स को बुक्स के शेल्फ पे रखो। ये एक जगह से दूसरी जगह लाइब्रेरी शिफ्ट हुई थी, थोड़ी बड़ी जगह पे शिफ्ट हुई थी। ठीक है। तो इनको बुक शेल्फ लगाने की सजा दी कि आपको बुक्स को लगाना है। समझे ना बात? अब जब बुक्स को लगाना है, सारे नटखट सारे नोटी वहां पे, इन्होंने बुक्स में क्या रहता है, लाइब्रेरी में क्या रहता है, हर बार का एक सेक्शन बना रहता है। क्या बना रहता है बेटा? सेक्शन बना रहता है। सेक्शन में क्या रहता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बुक्स को, कौन कौन से टॉपिक्स की बुक्स को हमें रखना है। ये नॉर्मली क्या सेक्शन रहता है लाइब्रेरी में? एक फिक्शन, फिक्शन का, नॉन फिक्शन का। ठीक है। फिर एक रहता है जी चंपक का, जी सारी चंपक यहाँ लगानी है। एक रहता है चंपक है तुम्हारे? मेरी लाइब्रेरी में चंपक, चाचा चौधरी ये रहते हैं। ठीक है। चंपक का रहता है। एक एजुकेशनल का अलग रहता है। एजुकेशनल, एजुकेशनल बुक्स का अलग डिपार्टमेंट रहता है। उसमें भी सब्जेक्ट वाइज रहता है। सब्जेक्ट वाइज इन्होंने बांट रखा है। समझे ना बात? ये अब ये सारे लोगों को, सारे एक नंबर के इतने चंड लोगों को इन्होंने यहाँ काम करने को बोला। यहाँ क्योस नहीं मच जाएगा? ऑब्वियसली मच ही जाएगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का अगर एक डिसीजन देखा जाए, बहुत ही बेकार डिसीजन लिया। इनकी पनिशमेंट, जैसे तुम कह रहे हो ना, इन्हें ये पनिशमेंट की बेकार सी, ये लाइब्रेरी की बुक बेच के खा जाएंगे भाई बाहर जाके। क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी की बुक ले जा रहे हैं। और क्या है, एक ना हमारे उधर एक क्लासिक स्टेशनर है। ठीक है। और वो किताब सेकंड हैंड में लेता है, 40% प्राइस पे ले लेता है। सारी किताबें बेचकर वहां 40% में पैसा लेकर पिज्जा पार्टी कर देगा। समझे ना बात? ये अब ऑर्गेनाइजिंग, इट इज ऑल अबाउट दैट। अगर ये तरीके से इनको मैनेज करते, मैनेज कैसे करते हैं? सबसे पहले इनके ऊपर एक और पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो क्लास का मॉनिटर रहता है ना, मॉनिटर। इसको बोलते हैं भाई तू ना इनको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। क्या ये टाइम पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? लीडर एक तरीके से। ये वो क्या बताएगा कि देखो चिंटू, हाँ चिंटू बोल, चिंटू तू ना फिक्शन, जितनी भी फिक्शन वाली किताबें हैं उनको वहां पे लगा। फिर मिंटू, हाँ, तूने कहा नॉन फिक्शन वाली किताबों को लगा भाई। फिर चिंटू, तेरे को चाचा चौधरी पढ़ने का शौक है, चंपक की जितनी भी सारी किताबें वहां पे लगा, चंपक या आर्चरी टाइप वाली जो भी। ठीक है। फिर इसने कहा बबलू और डब्लू, तुम एक काम करो,
तुम अपना एजुकेशनल डिपार्टमेंट संभालो, वहां पे एजुकेशनल किताबें लगाओ, वो भी सब्जेक्ट वाइज। इन सबको टास्क दे दिया, ठीक है। और इनसे फॉलो अप भी लेता रहा भाई अगला बंदा, कि तुम टाइम पे काम कर रहे नहीं कर रहे, टाइम पे हर चीज को ऑर्गेनाइज करा नहीं करा, हर चीज को अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट वाइज लगा रहे हो या नहीं लगा रहे। नहीं लगा रहे, मैं नाम लिख दूंगा, दे दूंगा मैं दोबारा से, फिर तुम्हारे घर पे कॉल हो जाएगा। इस तरीके से डरा रहा, समझे ना बात ये। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या रहता है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग में आपका रहता है कि इंस्ट्रक्शन एक तो देखो देने वाला चाहिए, और एक इंस्ट्रक्शन लेने वाला चाहिए। और इससे क्या रहता है, इनका सारा का सारा काम एक तरीके से इम्प्लीमेंट रहता है। अभी हमने प्लानिंग करा ना, प्लानिंग में हमने बस प्लान बनाया, ऑर्गेनाइजिंग में हम उसके इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देंगे कि प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, इसलिए बुक्स किधर रखनी है, ये सब चीजें पहले से इनकी डिसाइडेड है, सबने डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बना रखे। तो हम इसमें एक चीज समझेंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट रहता है ना ऑर्गेनाइजिंग का, यहाँ पे हम पीपल और यहाँ पे हम मटेरियल, इनको कहाँ कहाँ प्लेस करना है, किस जगह पर रखना है, आपको इस चीज का समझना पड़ेगा। जैसे मम्मी रहते हैं हमारे घर पे, अब जैसे मेरा तुम्हारे घर का तो नहीं पता, मैं अपने घर का बताता हूँ, ठीक है। पढ़ाते हुए अपने घर के राज खुलता रहता हूँ। लेकिन एक चीज मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरे सारे एग्जाम्पल सारे काल्पनिक होते हैं, इस पे कोई व्यक्ति या किसी जाति का कोई वो नहीं है, बताने के लिए है, बस कनेक्ट करने के लिए। तो क्या रहती है, जैसे मेरे को ना जैसे स्कूल में मैं कपड़े पहन के जाता हूँ, कुछ घर पर अब पसीना पसीना हो जाता है ना, बाइक से जाता हूँ, मैं घर पर आकर ना वो कपड़े उतार देता हूँ, फिर दोबारा अलमारी खोलता हूँ, दूसरे कपड़े पहन लेता हूँ। अब मम्मी क्या करती है, कपड़े धोती है प्रेस करके तरीके से, अलमारी में ना ऑर्गेनाइज करके रखती है कि नीचे सारी रहेंगी पैंट, इधर सारे रहेंगे, आपके ऊपर सारी रहेंगी शर्ट्स टी शर्ट्स, ठीक है, टी शर्ट का अलग, शर्ट का अलग, वेल ऑर्गेनाइज्ड, परफेक्ट, हर चीज टाइम पे मिल जाएगी। ऐसा सॉक्स का अलग उन्होंने रखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या अलमारी खोली, एक कपड़ा उतारा, मैं ये पहन पहन के देखा, मैं कहा अच्छे लगे, ऐसे ठूस दिया। दूसरा उतारा, वो अच्छा लग रहा है, पहन के चला गया। फिर मैं बोलो मम्मी वो ब्लैक वाली शर्ट थी, वो मिल ही नहीं रही है, ऐसे बोला मैंने, चिल्ला करा, चिल्ला क्यों रहा है, नहीं मिल रही, अभी मैं मिल ढूंढ के देखती। मम्मी जाती है अलमारी में, पहले डांटती है, ये क्या कर रखा है, सारे उथल पुथल कर रखे हैं कपड़े, ये ऊपर ये नीचे, पैंट ऊपर कहां से चलेगी शर्ट की जगह, शर्ट की जगह पैंट रख दी, और शर्ट और पैंट की जगह मैंने टी शर्ट डाल दी, ऐसे मिक्सअप कर दिया मामला। यार इतना तो मिक्सअप कर दिया, कहाँ से मिलेगा। और 1 मिनट बाद मम्मी ले, ये ढूंढ रहा था ना शर्ट, ये रही शर्ट, कर देना मम्मी। आप कोई चीज ढूंढने जाते हो मिलती नहीं, मम्मी को बोलते मम्मी ये चीज नहीं मिल रही, मम्मी लेकर आती, ढूंढ के लाती, समझे ना। उन्होंने हर एक चीज घर पे आपके, हर एक चीज एक ऑर्गेनाइज वे में जगह पर रखी हुई है। मैं जाता हूँ नेल, मम्मी नेल कटर नहीं मिल रहा, यार ये जगह है नेल कटर रखने की, यहाँ रखते नहीं हो, फिर खोता रहता है। मैं क्या नेल कटर काट के कहीं भी रख देता हूँ, वो खो जाता है, फिर ढूंढ के लाते हैं। रिमोट इतना खोता है यार हमारा, सोफे के बाजू में पड़ा रहता है, पता नहीं कैसे चला जाता है, अपने आप छुप जाता है, वो मम्मी ढूंढ देते तब भी। मतलब मम्मी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, उन्हें पता है कौन सी चीज कहाँ पे रखी जाती है। और अगर अनऑर्गेनाइज कर दिया ना किसी पर्सन ने, तब भी वो उसे ऑर्गेनाइज कर देते, ढूंढ के लेकर आ जाते, उन्हें एक एक चीज पता रहती है। तो हम कहेंगे हमारे घर पे जो हमारी मम्मी है ना, वो बहुत एक वेल ऑर्गेनाइज पर्सन है। कोई चीज नहीं मिल रही ना घर पे, उन्हें बता दो, वो ढूंढ कर देंगे, समझे ना बात ये। तो उन्होंने अच्छे से पता है कि हम हमें हमें पीपल, हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और हमारे जो सामान है वो हमारे क्या है मटेरियल, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। उन्हें दोनों को ऑर्गेनाइज करना आता है, दोनों को कैसे रखना है, कैसे मैनेज करना है, उन्हें वो चीज आती है, समझे ना बात ये। तो ऑर्गेनाइजिंग में इन्होंने यही बात कर रखी कि बेटा ऑर्गेनाइजिंग में, अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं, आपके नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा मंडे को, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला ऑर्गेनाइजिंग में, क्या बोला, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो हमने प्लान करा था ना कि ये चीज, जैसे लाइब्रेरी के लिए कि सेक्शन बना दिए, डिवाइड कर दिए, कौन सी चीज कहाँ पे रखी जाएगी, ये जो हमने प्लान करा था ना, नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट देम। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लेरिफाइंग द जॉब्स। फिर ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जॉब्स के लिए
चिंटू, मिंटू, शिंटू, बबलू, डब्लू को रखा ताकि ये क्या कर सके, क्लेरिफाई कर सको इनको जॉब कि तुम्हें भाई क्या काम करना है। हमने चिंटू को बोला ना फिक्शन, बबलू डब्लू को बोला ना एजुकेशन वाला संभालो, इनको हमने क्लेरिफाई करा तुम्हारा ये काम है। एंड वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और अकॉर्डिंग टू दैम उनको वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराओ ताकि वो अपना गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग एसेंशियली implies a process which coordinate human efforts, assemble resources and integrate both for achieving specific objective। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में, हम ये कहेंगे कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज में आगे बेटा पीपल, पीपल प्लस आपके जो बाकी मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज है उनको बोलेंगे मटेरियल, मटेरियल पीपल और मटेरियल को ऑर्गेनाइज करने को ही पूरा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कहते हैं कि इनको किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना है। इज दैट क्लियर ना। अब इसके बाद आते हैं कि इसे ऑर्गेनाइज करने के कुछ ना स्टेप्स रहते हैं, हमारे प्रोसेस रहते हैं। ठीक है, अब इसका प्रोसेस समझना, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस कह लो या स्टेप्स कह लो, स्टेप्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसमें आपके ले देकर जो स्टेप्स हैं वो 4 स्टेप्स, इनको याद रखने का तरीका है IDEA, आइडिया। बस ए को थोड़ा इधर कर देना, ई को थोड़ा इधर कर देना, बिकॉज स्टेप्स है ना भाई, एक के बाद एक होगा ना। अब बन नहीं रहा था IDAE बन रहा था, मैं कहा ये क्या होता है, तो आइडिया बन रहा है, परफेक्ट। बस ए को इधर कर देना, ई को इधर कर देना। जहाँ पे आई का मतलब रहेगा बेटा, आई का मतलब रहेगा इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब क्या है, डब्लू की ना बर्थडे पार्टी थी, डब्लू का बर्थडे आने वाला है ना, 29 मई को डब्लू का बर्थडे है, तो उसकी पार्टी है। पता नहीं, पता डब्लू को भी नहीं पता, बिकॉज चिंटू, मिंटू, शिंटू, बबलू, दे वर ऑर्गेनाइजिंग सरप्राइज बर्थडे पार्टी। कभी करा है किसी फ्रेंड के लिए सरप्राइज पार्टी? अच्छे दोस्त ने, तूने करा है किसके लिए करा है बता। चिंटू के लिए करा है, चिंटी के लिए करा है? चिंटू के लिए करा है, चिंटी के लिए करा है मतलब है, क्या हुआ फिर? सरप्राइज हुई वो बहुत ज्यादा। बात है, अब तो साथ है, अब भी कर दो सरप्राइज। अब अब तो वो एक्सपेक्ट करती होगी ना ये सरप्राइज करेगा। एक दिन इसने क्या करा कि एक्सपेक्टेशन है ये सरप्राइज बर्थडे पार्टी देता है, इस सर बेबी सरप्राइज, ये पार्टी, यही तो सरप्राइज है, पार्टी नहीं देती। चलो सुनो, तो पॉइंट ये है, जब सरप्राइज पार्टी होती है, तेरे को तो एक्सपीरियंस है ना भाई, क्या होता है सरप्राइज पार्टी में? सरप्राइज के लिए प्लानिंग करोगे। अच्छा, कल ना मैं आंचल में पढ़ाते ना 9-10, उनको चाबी देनी। तो अब मैं रात को जब जिम जाता हूँ 10 बजे करीब फ्री हुआ, मैं कहा आपको नीचे आ जाना, आपको मैं चाबी पकड़ा दूँ। उन्होंने चाबी पकड़ा के आया, जर्स कंट्री है। अब जर्स कंट्री से ना जब मैं वापस आ रहा था ना, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, अरे यार स्टोरी राइट, जी पापा पहुंच गया, जोर से। हिंदी तो पता लगती है, कोड लैंग्वेज चले। यार तू शादी ही नहीं हुई अभी तक तेरी? है यार, राजस्थान मेरे को जाना है यार। कॉलेज के पहले बच्चा, तेरे पापा की उम्र कितनी है?
पापा की एज कितनी है? बच गए वो, बच गए। बाल विवाह हो जाता है ना, पकड़ के बिठा देते, चलो शादी करो। पहले होता था। स्टीरियोटाइप हो गया ना राजस्थान। चलो अगर राजस्थान में पार्टी करे तो अपनी बीवी के लिए पार्टी करे। अच्छा जर्स कंट्री में क्या था, तो जैसे मैं वापस आ रहा था चाबी देने के बाद, तो मैंने क्या देखा, चौराहे पे, सुन, चौराहे पे किया वाली गाड़ी है, सोनेट, किया सोनेट, रेड कलर के गुब्बारे गुब्बारे गुब्बारे। उसने ऐसे डिग्गी खोल रखी है, डिग्गी के अंदर गुब्बारे सजा रखे हैं, ऐसे हैप्पी बर्थडे लिखा हो गुब्बारे पे। ठीक है। अब दो लड़के थे, एक ऑब्वियसली उसका दोस्त रहेगा, एक बॉयफ्रेंड रहेगा, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे कॉल करे, कॉल नहीं उठा रही है प्रिया, वाई, प्रिया कॉल, पिक अप द कॉल प्रिया, वाई यू आर नॉट पिकिंग अप, ऐसे कर रहे हो। मतलब देवर ऑर्गेनाइजिंग सरप्राइज पार्टी। पॉइंट समझो ना, सरप्राइज पार्टी के लिए हमें क्या चाहिए? बर्थडे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है बेटा? अरे ये गिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, केक, फिर क्या रहता है, डेकोरेशन। उसने अपनी गाड़ी सजा रखी थी, डेकोरेशन बहुत जरूरी है भाई, बिना डेकोरेशन के मजा सा नहीं आता। डेकोरेशन के बाद क्या चाहिए हमें? खाना, फूड भी चाहिए, खाना चाहिए। खाने के बाद हमें क्या चाहिए? बैलून्स। खाने के बाद क्या चाहिए हमें? बैलून की स्पेलिंग गलत नहीं, बैलून्स। सुन तो ले यार, तभी तुम्हें मेरा एग्जाम्पल खराब कर देते यार तुम तो, हद है यार। बैलून्स। फिर इसके बाद क्या चाहिए? गेस्ट को इनवाइट भी तो करना है। अब यहाँ का तो नहीं पता, सुन तो ले यार मेरी बात। ये डब्लू है, डबली नहीं है ये। हाँ। अब क्या है, मैं ना, तुम लोगों ने फ्रेंड्स देखा है? फ्रेंड्स नेटफ्लिक्स में सीरीज है, उसमें ना रॉस, रॉस जो है ना, रॉस अपने जो बाकी फ्रेंड्स रहते हैं, चैंडलर, एक रहती है मोनिका, मोनिका उसकी बहन है, एक रहता है जोई, उसका जोई, ठीक है, एक रहता है, एक लड़की रहती है, उसका नाम भूल जाता हूँ मैं, फीबी। ये चार दोस्त, तो पांच दोस्त, सॉरी रॉस भी उसमें। ये पांच जने मिलकर, रेचल रहती है, रेचल बहुत नकचड़ी लड़की है वो, हाँ। उसके लिए वो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। अब उनके, रेचल के ना मम्मी पापा का डिवोर्स रहता है, तो पार्टी जब ऑर्गेनाइज करते हैं, दो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, एक चैंडलर और जोई के घर पे, एक मोनिका के घर पे, दो पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं। दोनों पार्टी में केक चाहिए रहेगा, डेकोरेशन थी, फूड थे, बैलून्स थे, और गेस्ट को इनवाइट भी था, और गलती से मम्मी को भी इनवाइट कर दिया, पापा को भी इनवाइट कर दिया। पापा एक दूसरी पार्टी में रख दिए, मम्मी दूसरी पार्टी में रख दी, ताकि रेचल के बर्थडे में दोनों का झगड़ा ना हो। तो ये सब चीजें तो हमें चाहिए। मतलब फॉरेन कंट्रीज में ना सरप्राइज पार्टी एक ट्रेंड है। वहां क्या करते हैं, पूरा अंधेरा कर देते हैं कमरे को, और ऐसे उसको लेकर आते हैं, जिसका पार्टी है, एक दोस्त लेकर आता है उसे, और ऐसे अंधेरा में रहते हैं सब लोग, अचानक से लाइट खुलती है, सरप्राइज ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना? इंडिया में इतना कल्चर नहीं, इंडिया में हम ना आजाद नहीं है ना इस चीज से। इंडिया में हम लोग ऐसे रहते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, हाय इसने ऐसा करा। और इंडिया में अपने अंदर ना एक ईगो भी रहता है, इसने मेरे लिए तो नहीं करा, मैं क्यों करूं इसके लिए, है ना? एक ईगो भी रहता है इंडिया में। जैसे हम ना चार दोस्त हैं, ठीक है, अब चार दोस्त में से एक दोस्त ने एक मुहिम शुरू करी कि यार हम ना इतने सालों से दोस्त हैं, 15 साल हो गए हमारी फ्रेंडशिप को, यार स्कूल टाइम से दोस्त हैं हमने एक दूसरे को गिफ्ट तक नहीं करा, एक पेन नहीं दिया हमने किसी को अपने बर्थडे पे। कैसी दोस्ती है ये? बड़ी गंदी दोस्ती है। लड़कियों को देखो, एक महीने पहले काउंटडाउन लगा देती हैं पार्टी का, और हमने एक दूसरे को स्टोरी तक नहीं डाली इंस्टाग्राम पे, गिफ्ट भी नहीं दिया। एक ने मुहिम शुरू करी, हमें ना एक दूसरे को गिफ्ट करना चाहिए, और वो इतना तेज ना, उसका बर्थडे आने वाला था अगले महीने, कह रहे मेरे बर्थडे से शुरू कर दे गिफ्ट देना। मैं कहा मेरा तो पहले निकला ना, मेरे को तो दिया नहीं, क्यों करे? ईगो आ गया ना अंदर। हम इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है, बाहर कंट्री में बहुत कल्चर रहता है ऐसे सरप्राइज पार्टी का, समझे ना? अब इसमें क्या है, जैसे ये अलग अलग काम है सरप्राइज पार्टी के लिए, जैसे उसने मेरा एग्जाम्पल खराब कर दिया, ठीक है भैया, वो केक और फूड पे, बता रहा हूँ भाई, ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन डिविजन वर्क बता रहा हूँ ना।
इम्प्लीमेंटेशन तो वही प्लानिंग करी ये सब चीजों की. नाउ वी हैव टू डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अब जैसे हमने देखा ना भाई, केक और फूड तो सिमिलर है ना, तो हमने क्या करा, डिपार्टमेंट बना दिए. केक एंड फूड का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया भैया, किसी को जिम्मेदारी देंगे इसकी. फिर एक हमने डिपार्टमेंट बनाया, जैसे डेकोरेशन और बैलून भी सिमिलर है ना, डेकोरेशन और बैलून की किसी एक दोस्त को जिम्मेदारी दी कि भाई तू संभालिए, ठीक है ना. फिर एक और डिपार्टमेंट है कि पार्टी के इनवाइट्स, पार्टी के जो इनवाइट्स भेजेगा उसकी जिम्मेदारी किसी और को दे दी. तो हमने ओवरऑल कितने डिपार्टमेंट बना दिए? 3 बनाए. लेकिन यार पार्टी करने के बाद गंदगी भी तो मचेगी ना, कोई सफाई करने के लिए भी तो चाहिए. एक हमने क्लीनिंग का डिपार्टमेंट भी एक अलग बना दिया. अब दोस्त कितने हैं? 4. तो हमने चारों चीज चारों दोस्तों में बांट दी कि भाई चिंटू तू केक और फूड का संभाल लियो भाई. इतना ठीक है ब्रो, चिंटू को दे दिया काम. कि फिर बोला मिंटू तू बैलून का संभाल लियो भाई, मिंटू को दे दिया काम. फिर बोला शिंटू तू ना इसका संभाल लियो, पार्टी के इनवाइट तू देगी भाई. और क्लीनिंग का बोला बबलू ने कहा मैं संभाल, बबलू ने कहा मैं संभाल. लेकिन अभी भी ऐसा काम नहीं होगा ना, एक इनके बीच में लीडर चाहिए ना, लीडर. अब क्या है, डब्लू का सबसे बेस्टेस्ट फ्रेंड रहता है बबलू. बबलू ने कहा मैं ये ऑर्गेनाइज करूंगा. ऑर्गेनाइजर कौन रहेगा बेटा? बबलू. बबलू ने ये सारा काम बांटा है इन लोगों के बीच में, तो ये इन सबसे क्या करेगा, फॉलो अप भी करेगा, इनसे पूछता भी रहेगा कि भाई चिंटू क्या रहा, केक और खाने का कुछ हुआ डिसाइड? ये उससे पूछेगा डेकोरेशन संभाल ली तूने, आया कुछ सामान? ये से पूछेगा पार्टी के इनवाइट तूने देख लिए, क्योंकि एंड में क्लीनिंग तो मैं ही करूंगा ना, तो तुम ये सब संभालो. और इनसे टाइम टू टाइम क्या करता रहेगा बेटा, फॉलो अप. तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये प्लानिंग करने के बाद जो बबलू है इस चीज को इम्प्लीमेंट भी करवा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है. तो यहाँ पे यही बोला पहला प्रोसेस कि आप जब प्लानिंग करोगे ना, प्लानिंग प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा. और इम्प्लीमेंटेशन में आपको वर्क को अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट डिवाइड भी करना पड़ेगा. और डिवाइड करने के बाद उनसे फॉलो अप भी लेना पड़ेगा, ताकि टाइम भी काम हो या ना. समझे ना बात? ये तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेटा कि क्या है आपका स्टेप्स में. पहला इम्प्लीमेंटेशन में, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में यही है कि द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द टोटल वर्क टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान. ठीक है. वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कैन बी अवॉइडेड. जैसे ऐसा ना हो कि चिंटू मिंटू का भी काम कर दे रहा, या मिंटू चिंटू का काम कर दे रहा, केओस मच जाएगा ना ऐसे. इसलिए डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना रहे. कई पार्टी में 2 केक आ गए, क्या करोगे 2 केक का? फिर एक मुंह पे भी तो लगाना होता है, उसके लिए लाए. ठीक है, ऐसा ना हो. फिर वर्क इज डिवाइडेड, फिर इसके बाद बोला ताकि इनका बर्डन भी हट सके और एम्प्लॉयज भी एफिशिएंटली ना काम कर सके. तो यहाँ पे सबसे पहला काम है आपने डिवाइड कर. फिर इसके बाद अगला वाला काम क्या है आपका? अगला हमारा प्रोसेस रहता है बेटा हमारा अगला पॉइंट है, अच्छा इसी एग्जांपल में कवर हो रहा है. अगला पॉइंट है डिपार्टमेंटलाइजेशन. इसमें इन सबको डिपार्टमेंट में डाल दिया. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं कि कौन सा काम कैसे होना चाहिए. फिर इसके बाद है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. डिपार्टमेंट बनाने के बाद चिंटू मिंटू शिंटू और बबलू, इनको हमने ड्यूटीज असाइन करी. और लास्ट स्टेप है बेटा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. कौन रिपोर्टिंग लेगा इनकी, कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? तो रिपोर्टिंग कौन करेगा? बबलू इनसे रिपोर्ट्स देता रहेगा टाइम टू टाइम. समझे ना, ये हमारा क्या हो गया बेटा, इसका प्रोसेस हो गया. ठीक है. लास्ट लास्ट इट्स ओके. आधे घंटे में कोई एफएमएम का एग्जाम में महारत हासिल नहीं करोगे. मैं कहा था आज 3 टॉपिक तैयार करके लाया, 3 टॉपिक करके जाएंगे. लास्ट है आज का टॉपिक, लास्ट. फिर छुट्टी. लास्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में देखो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं. अभी एग्जांपल समझा ना हमने,
स्टेप समझे ना, उसी से रिलेटेड है। पहला है आपका स्पेशलाइजेशन, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या रहता है, आपने वो खेल देखा है, सर्कस गए हो कभी? नहीं गए? सड़क के किनारे एक लड़की को चलते हुए देखा है ऐसे तार में, एक लड़की रहती है, हाँ, एक लड़की रहती है, ऐसे लड़की ना ऐसे तार पे चल रही रहती है, ऐसे बैलेंस बना के। फिर और टफ, उस लड़की के सर पे पहले एक मटका रखती है वो, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे ऐसे चलती रहती है वो एक जगह, हाथ में डंडा, हाँ ऐसे करके, हाँ डंडा लेकर चल, डंडा लेकर चलती है ऐसे। कहते देख, आज से देख लिया तुम्हारी आंखों में, देख मैं कैसे चल रही हूँ, तू चल पाएगा क्या? नहीं मैं चल, ठीक है, हाँ, हार्दिक चल जाएगा पूरा ऐसे बैलेंस बना के चल, चलेगा तू कार्तिक? नहीं चल पाएगा, तू वैसे नहीं चल पाता वैसे ही, अभी चल के दिखा, गिर जाता है। वैसे पूरा बैलेंस बनाकर चलती है, हाँ, आंखों में आंखें डाल के तुम्हारे, दे 10 रुपए, मैं गिर जाऊंगी, मटका फेंकूंगी तेरे मुंह पे, दे 10 रुपए से टॉप में डाल। पॉइंट ये है ना, इस लड़की ने कितनी प्रैक्टिस करी रही होगी, इसका एक काम है, इसकी एक जॉब है कि भाई तेरे को बड़े होकर क्या करना है, रस्सी पे चलना है। पापा रस्सी पे, कह रहे बहुत पैसे मिलते हैं बेटा, पढ़ाई लिखाई हो गई भाड़ में, क्या करना है तेरे को बड़े होके? पापा रस्सी पे चल, कह रही शादी की, कह रहे तब भी रस्सी पे चलेगी तू? रस्सी पे चलना है पूरे जिंदगी। अब इसने इतनी रस्सी पे चली, इतनी रस्सी पे चली, इसके एक्सपर्टीज हो गई, अब इसे ना नॉर्मल सड़क पे चला नहीं जा रहा, रस्सी नहीं है ना, कि बाबा ने रस्सी पे चलने को कहा, ऐसे सड़क पे नहीं चल सकती मैं, उठा कर लेके जाओ, रस्सी पे चलना है। अब पॉइंट ये है ना, इस लड़की ने इतनी मेहनत करी, ये रस्सी पे चलते, ठीक है, आग लगा दो रस्सी पे, कुछ भी कर दो, रस्सी पे चल देगी, कोई टेंशन नहीं है, रस्सी पे भयंकर वो लगा दो कांच के टुकड़े, तब भी चल देगी, कह रहे मैं चल दूंगी कोई बात नहीं। इसका एक काम में, एक टास्क में स्पेशलाइजेशन आ गया ना। अभी आपने देखा, पार्टी ऑर्गेनाइज करी, डिपार्टमेंट बना है, बिजनेस में भी यही होता है बेटा, हर चीज के डिपार्टमेंट्स रहते हैं। अब आप अगर एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट में रखोगे, 1 साल काम करेगा, थोड़ा सा नुकसान करेगा, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल उसकी ना एक्सपर्टीज आ जाएगी, मतलब वो एक काम में एक्सपर्टाइज बन जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, और उस स्पेशलाइजेशन की वजह से आपको आगे जाकर फायदा मिलेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिलेगा, क्योंकि उसका वो एक काम, एक टास्क फिक्स हो गया ना, उसे पता है अब हर साल कैसे करना है। जैसे अब अकाउंट्स है या बिजनेस है, हमें पता है कैसे पढ़ाना है, हमें इतना नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, चल बिजनेस में मैं प्रिपेयर करके आता हूँ, ठीक है, बिजनेस में अभी मेरी इतना स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ, मैं प्रॉपर एग्जाम्पल वगैरह प्रिपेयर करके आता हूँ, क्योंकि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है यार, मजा नहीं आता, ठीक है, तो प्रिपेयर कर देता हूँ ऐसे एग्जाम्पल। बट अकाउंट्स में क्या है, कुछ भी दे दो यार, कहीं से भी दे दो, ऐसे बता दूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा ना तुम्हें, तुम्हारे टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इतने खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन है 11वीं 12वीं का सिलेबस भाई, वहीं से निकाल कर दूंगा। पॉइंट समझे ना, वहां पे मेरा क्या है, स्पेशलाइजेशन, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, एक्सपर्टीज आ गई इतने सालों से पढ़ा पढ़ा कर, तो वो मेरा स्पेशलाइजेशन फील्ड है। मेरे को बोले इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा भाई, वो नहीं आ पाती, वो वहां पे एक्सपर्टीज किसके, तुम्हारे शगुन भैया की, वो एक्सपर्ट बन गया, समझे ना बात ये। तो स्पेशलाइजेशन की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को, अगर एम्प्लॉय को एक ही काम दिया, एक ही टास्क दिया बार बार करने को, वो वहां स्पेशलाइजेशन उसकी आ जाएगी, तो उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे, टाइम से काम होगा, है ना, इफेक्टिवली काम होगा, एफिशिएंटली भी काम होगा। तो एक इंपॉर्टेंस तो बेटा ये बन गया। अगला इंपॉर्टेंस हमारा क्या है, क्लैरिटी, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब क्या रहता है देखो, आपने मैनेजमेंट पढ़ा होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, एक हायरार्की बनी हुई है ना,
एक हायरार्की बनी हुई है ना, कि मतलब एक बॉस रहता है, उसके नीचे उसके सबॉर्डिनेट्स रहते हैं, और उसके नीचे फर्दर सबॉर्डिनेट्स रहते हैं, ठीक है ना, उसके नीचे ऐसे फर्दर सबॉर्डिनेट काम कर रहे हो। इसे हम पूरा बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये हमारा एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें हर किसी को एक क्लैरिटी है कोई काम करने की, ये इसको ऑर्डर देगा, ये इनको ऑर्डर देगा, और हर किसी को ये इसको कोई अलग टास्क देगा, ये अलग टास्क देगा, ये अलग टास्क। हर किसी को अपने काम करने की क्या है, क्लैरिटी है। स्पेशलाइजेशन तभी तो फील होगा ना, तभी तो वो कर पाएंगे ना उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन, ताकि उनके काम में क्या रहेगी, क्लैरिटी। लेकिन जैसे मैं ना, सीए सीए का पता है ना तुम्हें? सीए जब आप कोर्स करते हो, आपको ना आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। 2 साल की। अब 2 साल की आर्टिकलशिप करने के ना एक तरीका रहता है कि आप कहाँ पे जाओ, बिग फोर में जाओ। बिग फोर फर्म्स जैसे अर्नेस्ट एंड यंग, डेलॉयट, है ना, पीडब्ल्यूसी, ये टाइप की आपकी ना बिग फोर कंपनीज है। हमेशा एक कंपनी का नाम भूल जाता हूँ, 4 है, बहुत बड़ी कंपनी। ये क्या करते हैं, जब जो सीए वाले बच्चे रहते हैं ना, पहले तो ये उन्हें उठाते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप निकले रहे, दोनों ग्रुप निकाल रखे, उनको ये उठाते हैं, उनको फिर ये अपने एक डिपार्टमेंट में डालते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा, हाँ जी किस फील्ड में जाना चाहते हो, उसने कहा टैक्स, उसे टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में डाल दिया। एक ने बोला, हाँ जी किस फील्ड में जाना चाहते हो, फिर अकाउंटिंग, उसे अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट डाल दिया। एक ने बोला मैं ऑडिटिंग करना चाहता हूँ, उसे ऑडिटिंग के डिपार्टमेंट में डाल दिया, और उन्हें 2 साल उसी डिपार्टमेंट में काम सिखाया गया। अब 2 साल के बाद वो बच्चा सीए का एग्जाम देगा, आगे जाकर वो उस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट बने। समझे ना बात ये? लेकिन अगर आपने 2 साल की आर्टिकलशिप करी किसी लोकल फॉर्म में, अब उस लोकल फॉर्म में क्या रहता है, जैसे मैं बाहर नहीं जा पाया, दिल्ली नहीं जा पाया, तो मैंने लोकल फॉर्म में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करी। उस आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में क्या रहता है, जैसे एक दिन मेरे को बोला, पहला दिन बता रहा हूँ मैं, पहले दिन था मेरी ट्रेनिंग का, तो पता है क्या काम दिया, आप एक काम करो, आज कुछ टैक्स की चोरी बचाएंगे हम, ठीक है, टैक्स चोरी करना सिखाएंगे किसी का। ऐसे बड़े बड़े सपने लेकर गया मैं, है। पहले दिन क्या काम दिया, आप एक काम करो, ये बहुत सारे ना पेजेस हैं प्रिंटेड। मैं कहा हाँ। ये सिंगल साइड प्रिंटेड है, कहा क्या, इनको ना हम रीयूज करते हैं, हम क्या पेज को ना वेस्ट नहीं करते। मैं ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वेरी गुड। ऐसे थपथपाया भी मैंने, जो सीनियर था, मैं बहुत बड़े काम कर रहे हो भैया, ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। कह रहे नहीं सुनो, तुम्हारा काम है क्या, इतना सारा चट्टा था वो पेजेस का, कह रहे इन सब में पिन्स लगी हुई है, पिन निकाल। भाई मेरे को उस दिन पिन निकालनी आ गई। पहले तो मैं ऐसे नाखून से लगा हुआ, निकल क्यों नहीं रही है। उस दिन पहली बार, उस दिन पहली बार मेरे को पता लगा स्टेपलर से पिन लगाते नहीं है, उसके पीछे जो ठुंडी से निकली हुई है ना, उससे ऐसे करके निकालते भी है। भाई पहली बार ऐसे मेरे को पता लगा, उसने सिखाया मेरे को, मैं एक्सपर्ट बन गया पिन निकालने में। एक हफ्ता मैंने पिन ही निकाली बस। फिर अगले दिन, नेक्स्ट वीक, हमें कुछ काम देंगे भाई मेरे को। मेरे को क्या काम दिया, कह रहे टैली चलाना आता है, मैं कहा नहीं, कह चलो सिखाते हैं। टैली में एंट्रियां बनवा रहा हूँ, एंट्रियां लिख रहा हूँ, एंट्रियां। 2 महीना वो काम करा, सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एंट्रियां लिख रहा हूँ, एंट्रियां। मैं चलो एंट्री, अब मैं एंट्री लिखना आ गया। फिर कह रहे एंट्री लिखते लिखते मेरे को बोला कि ब्रो, मैं कहा हाँ मैं एंट्री लिख रहा हूँ। कह रहे एंट्री तो लिख रहे हो, पिन भी निकालो साथ में। मैं कहा वो तो कर लिया ना। कह रहे नहीं, अब दोबारा करो, और आगे चट्टा एक। अब मैं एंट्रियां भी कर रहा हूँ, साथ में पिन भी निकाल रहा हूँ, एंट्रियां भी कर रहा हूँ, पिन भी निकाल रहा हूँ। फिर और काम पड़ा। कह रहा टैक्सेशन करना है तुम्हें, हाँ करना है टैक्सेशन। कह रहे एक काम करो, जितने भी टैक्सेशन की फाइल्स है ना, पुरानी हो गई है, नई फाइल चिपकानी है, चलो टैक्सेशन का काम करो। अब मैं पुरानी रद्दी वाली फाइल निकाल कर उसमें नई फाइलें घुसा रहा हूँ, टाइपिंग भी कर रहा हूँ, पीने भी निकाल रहा हूँ, और पुरानी फाइल में नई फाइल चिपका रहा हूँ। 6 महीना ये काम करा। उसके बाद मेरे को
एक पावन अफसर मिला, बैंक्स के ऑडिट निकले, कह रहे ऑडिट पे जाना है, हाँ, कह रहे पिन निकालना शुरू करो फिर ऑडिट पे चलेंगे। अब मैं टाइपिंग भी कर रहा हूँ, पेन भी निकाल रहा हूँ, फाइलें भी लगा रहा हूँ, और कभी कभी टाइम मिल जाता है, ऑडिट पे जाता हूँ बॉस की चाय लेकर, कह रहे वो चाय आ गई है, सर को जरा चाय लेकर आओ। एक्सपर्टीज ही नहीं बन पा रही। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने मेरे को, उस टाइम पे तो जीएसटी था नहीं, वैट सिखाया, सर्विस टैक्स सिखाया, मेरे को ऑडिट करना सिखाया, मेरे को इनकम टैक्स की रिपोर्टिंग फाइल करना सिखाया, मतलब मेरे को सारे काम सिखा दिए यार उन्होंने, क्लरिकल लेवल से लेकर ऑडिटिंग तक का हाई लेवल वाला काम सब सिखा दिया। बट अगर कोई बोले ऑडिटिंग टैक्सेशन किस में एक्सपर्टीज है, मैं बोल नहीं सकता एक्सपर्टीज, मैं पिन बहुत निकाले, पिन निकाल दूंगा। समझे ना बात ये, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है, आपके पास आपके पास एक कोई और काम दे रहा है, कोई और काम दे रहा है, कोई कुछ काम दे रहा है, कोई कुछ काम दे रहा है, कोई कुछ काम दे रहा है यार, यहाँ क्लैरिटी नहीं बन पा रही। तो इस टाइप के काम में, इस टाइप के क्योटिक माहौल में आपका क्लैरिटी बनी नहीं पाएगी, बिकॉज यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं ना। ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से रहेगा, जब आपके पास क्लैरिटी रहेगी किस चीज की बेटा, वर्किंग रिलेशनशिप की, कि हम अगर यहाँ पे आए हैं तो हम क्या काम करेंगे। मम्मी पूछती शाम को, आज क्या काम करा बेटा, बताया किसी के टेक, मैं मम्मी पेन निकालना सीख गया। मैं आपको पता है मम्मी को बता रहा, ये जो पीछे रहता है ना, आप ही नाखून से निकालते थे, पीछे से चुप करो ऐसे निकाल सकते हो आप। समझे ना बात ये, तो क्लैरिटी नहीं रहती। अगला पॉइंट हमारा रहता है बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। छोटा सा पॉइंट है ये कि देखो गन्ने का जूस का प्रोसेस देखा सबने, रोज देखता हूँ। नैतिक अगर तेरे को बोला जाए बेटा गर्मी बहुत हो रही है, बहुत पैसा है गन्ने के रस में, मैं मशीन ला कर देता हूँ, दोनों भाई ना गन्ने का रस निकाल, ठीक है, मैं मिक्स करूंगा नमक वगैरह, तू गन्ना डाल मशीन में, ठीक है। अब ये एक्सपर्टीज नहीं है ना इसकी बेचारे की, अभी अभी नया नया सीखा। अब ये मैं देख रहा हूँ क्या कर रहा है, हम इतने सारे गन्ने लेते हैं ना, दोपहर तक सारे फिनिश। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, ये क्या करता है, एक बार ऐसे गन्ना डालता है, निकला जूस, उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। मैं कहा नैतिक व्हाट इज दिस, मैं कहा नैतिक दोपहर में सारे गन्ने फिनिश, हाउ कम, कह रहे भैया वो खत्म हो गया, मैंने गन्ना निकाल। मैं कैसे निकाल रहा बता, कह रहे भैया ये गन्ना है, इसे डाल दो मशीन में, ऐसे मशीन खोली भैया ऐसे डाल दो, फिर पिस जाएगा वो, जूस आ जाएगा भैया, फेंक दो बस खत्म। अरे भाई नैतिक, मैं कहा इधर चल, बराबर में एक पड़ोस वाला गन्ने वाला था, उसे सिखाया भाई, वो एक गन्ना लेता है, उसको बार बार डालता है मशीन में, ऐसे डालेगा, निचोड़ेगा, फिर डालेगा, फिर और निचोड़ेगा, पुदीना लेगा, नींबू लेगा, बीच में सजाएगा उसे, फिर डालेगा ऐसे मशीन में, फिर निकालेगा, एक और बार घुमाएगा, हाँ ऑब्वियसली, फिर जो रस निकल के आएगा, उसने एक गन्ने से 2 गिलास का रस निकाल दिया, और ये 6 गन्नों से 1 गिलास का रस निकाल, सो वेस्टेज ना। अब ये सीख गया, उसके बाद हम दोनों मस्त गन्ने का रस बनाएंगे। पॉइंट समझे ना, गन्ने का रस का प्रोसेस यही है बेटा, वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, वो एक ही गन्ने को ले लेकर उसे मोड़ तरोड़ के जब तक उसकी आत्मा ना निकल जाए ना, तब तक वो डालता रहता है, इसलिए और कहाँ डाले, तो इसलिए यही है, एक्सपर्ट कैन डू इट ओनली, वेस्टेज कम रहेगा बेटा, और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रहेगा। समझे ना बात ये, एक हमारा अगला पॉइंट है, तो 2 पॉइंट बचे, थर्ड है ना, सुन तो लो, अगला वाला बहुत आसान है, अडेप्टेशन टू चेंज, शॉर्ट में कर देंगे। अडेप्टेशन टू चेंज में रहता है, एक ना मैंने साउथ की एक मूवी देखी थी, शॉर्ट ना, आपने भी देखी होगी यार, वो अल्लू अर्जुन की मूवी है, बनी वाली, जिसमें उसका नाम बनी रहता है, लक्की द रेसर, देखिए है ना, क्या होता है लक्की द रेसर में, एक वो, हाँ, वो सब छोड़ो, मूवी साइड में रखो,
उसमें बस हीरोइन पे कॉन्सेंट्रेट करो। कमल हसन की बेटी बड़े वाली, श्रुति हसन, बहुत सुंदर लगती है, मस्त। तो श्रुति हसन रहती है ना, सुनो, श्रुति हसन का पूरा एक परिवार रहता है। वो ना ऐसे ना शांत रहता है, ऐसे इमोशन ना बिल्कुल अंदर से बाहर नहीं निकालता। उसकी काम वाली भी कहती है कि इंडिया जैसे वर्ल्ड कप जीती ना, उसने बस ऐसे करा, तेरा इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, बाहर नारे लग रहे हैं, और ये बस, और पूरी फैमिली भी ऐसे हंस भी नहीं रहे, कोई खुशी भी नहीं हो रही, ऐसे रोबोटिक वाली लाइफ जी रहे हैं वो। फिर अचानक से अल्लू अर्जुन आ, श्रुति हसन की लाइफ, ठीक है, बहुत क्योस मच जाता है। बट इतने क्योस मचने के बाद भी उसकी फैमिली इंटैक्ट रहती है, ऑर्गेनाइज रहती है, वेल बिहेव्ड रहती है। समझे ना बात ये, मतलब अगर आपका एक ऑर्गेनाइज तरीका है ना काम करने का, तो कुछ भी क्योस आए ना आपके जीवन में, कुछ भी डायनेमिक सिचुएशन है ना आपके पास, आप तब भी वेल ऑर्गेनाइज रहोगे। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं है, तो वो क्योस को अच्छे से झेल नहीं पाए। तो अगला यही है, अडेप्टेशन टू चेंज। अगर आप फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो तो आप इजीली अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमारा है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे यही पॉइंट बेटा रिपीट हो रहा है, क्लैरिटी ऑफ वर्क वाला। अगर बहुत सारे लोग आपको अलग अलग काम देते रहेंगे, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं रहेगा ना। आप बहुत क्योटिक वे में काम करोगे, आपकी एक्सपर्टीज नहीं बन पाएगी। इसलिए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में यही बोला कि जब भी इंटरेक्शन होगा, कमांड होगा या ऑर्डर होगा, इवन वहां से भी पढ़ा ना अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, यूनिटी ऑफ कमांड से, कि एक एक एम्प्लॉयर होना चाहिए, एक उसके अंडर एम्प्लॉय होना चाहिए, और वो इसे कमांड करे, और कोई कमांड नहीं, ताकि आपका क्योटिक सिचुएशन ना बने, ठीक है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रहता है इससे, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल भी रहता है। अब ये क्या रहता है, जैसे कल ना मेरी वर्कशॉप, ठीक है, स्कूल की तरफ से जा रहा हूँ वर्कशॉप, होली गंगे स्कूल में है। तो जब मैं गया, मैं कहा मैं नहीं जा रहा, पूरा दिन खराब हो जाएगा, सुबह 9 से 4:30। तो मैं वो समझाते डायरेक्टर कि टीचर का ही तो डेवलपमेंट होगा। मेरा टीचर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हाई पे, कोई टेंशन वाली बात। कह रहे नहीं, साल में 2 बार करनी ही पड़ती है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा। अब इसमें उसने जो समझाया ना पॉइंट, ये बोला कि आपका डेवलपमेंट होगा। मैं कहा आपको ना ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करवाना, कह रहे ऑर्गेनाइजेशन का तो होगा ना भाई, पर्सन का भी तो होगा। अगर मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा ऐसी वर्कशॉप का, इसके बाद में दूसरे स्कूल में जाऊंगा, वो सर्टिफिकेट की वजह से मेरे को हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी, यानी कि पर्सन का डेवलपमेंट हो रखा है, उसने ऐसे ऐसे वर्कशॉप अटेंड कर रखे हैं। समझे ना बात ये। तो यहाँ पे सिर्फ आपका स्पेशलाइजेशन सिर्फ इस लड़की का नहीं होगा। अभी कोई सा भी सर्कस में जाना, बोलेगी मैं 10 मटके रख कर चल सकती हूँ, 2 पैसा तगड़ा मेरे को, तो इसे पैसा दिया जाएगा, बिकॉज इसका डेवलपमेंट बहुत तगड़े लेवल पे हो चुका है। समझे ना बात ये। फिर इसके बाद अगला लास्ट पॉइंट है बेटा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ग्रोथ, अगर आप वेल ऑर्गेनाइज रहोगे, एक्सपेंशन होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। वेस्टेज कम है, वेस्टेज कम है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, गन्ने का रस, ठीक है ना? 2 गन्ने कितने, एक गन्ने में 2 गिलास, और ये 6 गन्ने में 1 गिलास। वेस्टेज कम करेगा तो 2 गिलास 30 रुपए के भी बेचेंगे ना भाई। एक गन्ना आ रहा हमारा 5 रुपए का, 2 गिलास बन रहे 30 रुपए के, बेचे 60 रुपए में। कितना ग्रोथ है भाई, मजेदार, तगड़ा ग्रोथ, ठीक है ना। फिर कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट हाई जाएगा। तो बेटा अगर आप वेल ऑर्गेनाइज रहोगे, एम्प्लॉयज आपके एफिशिएंट हैं काम करने वाले, तो आपका ग्रोथ बहुत एक्सपेंड होगा। इज दैट क्लियर। ये सारे हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस को याद रखने का तरीका मंडे को बताऊंगा। वैसे तरीका है, अगर आप ऑर्गेनाइज पर्सन हो ना, एक ऑर्गेनाइज पर्सन के पास गाड़ी है ना, वो अपने दोस्त को ही बोलेगा गाड़ी में नहीं खाना, गंदी हो जाएगी गाड़ी, तेरी जीप से ऐसे नहीं करता। डोंट, बस ये बोलेगा अंग्रेजी में, डोंट डोंट ईट एंड स्लीप इन द कार। ना तो तुम गाड़ी में खाओगे, ना तुम गाड़ी में सोओगे। मेरे बात ये बाद में मंडे को कवर करते हैं।